हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का फिर से अपनी एमसीक्यू की क्लास में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सभी सुबह अपनी थ्योरी वाली क्लास हो चुकी थी, बड़ी शांति प्रिय। और अभी सुबह वाली क्लास के ऊपर डिपेंडेड एक एमसीक्यू क्लास है अपनी। तो जिन बच्चों ने सुबह एमसीक्यू वाली थ्योरी वाली क्लास ले ली थी, उनके लिए ये क्लास सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। और मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, है ना। तो यदि आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आपको मेहनत की ज़रूरत है बच्चा, है ना। और एक बात, आप ये क्लास अटेंड करते नहीं हो, इसको लगातार लाइव लिया करो, है ना। लाइव लिया करो इस क्लास को, क्योंकि एमसीक्यू है ना, साथ साथ में करे तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आपको याद रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अक्रिय युग्म प्रभाव की तीव्रता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होती है? ये आपको बताना है। बढ़ती है, घटती है, असामान्य रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था सुबह वाली के अंदर, कि क्या है कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका विन्यास होता है NH2NP126, यही होता है। तो मैंने आज सुबह वाली क्लास में आपको बोरोन का एग्जाम्पल देकर बताया था कि इसके अंदर क्या है कि 1s2 2s2 2p1 होता है। यानी कि ये जो संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें s वाला जो युग्म है वो टूट कर कई बार एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं जाता। ठीक है, इस कारण होता क्या है कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमें कम प्राप्त होती है, वो कम बंद बना पाता, बंद है ना जो परमाणु, वो कम बना पाता है। ठीक है, क्योंकि यदि एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं जाएगा तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जिससे ये कम बॉन्ड बनाएगा। कम बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था में भी क्या होगी, कमी होगी। और इसके बारे में मैंने बताया था कि अक्रिय युग्म प्रभाव है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है भाई? बढ़ता है। इसी कारण तो जो सबसे नीचे होते हैं उनकी +1 +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है, सबसे ऊपर वालों की +3 +4 +5 इस प्रकार से होती है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बढ़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलो अपन, अगला सवाल है अपना क्या, कि निम्न में से स्थायित्व का क्रम का सही चुनाव करो। जो त्रिज्या है उसके स्थायित्व के क्रम का चुनाव करना है आपको। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, त्रिज्या नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था के क्रम का सही चुनाव करना है आपको। तो सबसे ऊपर जो एटम्स होते हैं उनकी +1 +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, सबसे नीचे वालों की क्या, +1। अगर बोरोन ग्रुप है तो सबसे ऊपर +3, सबसे नीचे वाले की +1। अगर कार्बन है तो सबसे ऊपर वाले की +4, सबसे नीचे वाले की +2। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ये जो आपके सामने टिक मार्क किया ही हुआ है, ये कार्बन +4 की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी सिलिकॉन +4 से। बताऊँ आपको करके क्यों? चलो बता देता हूँ। ये मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर करवाया था। सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, SN+4 और Pb+4। +4 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है उसका क्रम तो ये होगा, और +1 का क्या होगा? हाँ, और +2 का क्या होगा? उल्टा इसका जस्ट, है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि थेलियम +3 एक ऑक्सीकार की भांति व्यवहार करता है, जबकि इंडियम +1 अपचायक की भांति व्यवहार करता है, क्यों? तो इसका भी जवाब मैंने आपको दिया था सुबह वाली क्लास में, बड़ा शानदार तरीके से कराया था आपको। अब जो देखो, थेलियम जो +3 है किसकी भांति व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की तरह। क्यों? क्योंकि थेलियम की हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके अंदर जाएगा? +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसी ना किसी से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिससे ये लेगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, और ये कहलाएगा क्या? ऑक्सीकारक। तो इसका कारण क्या है? कारण है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। क्योंकि +1 जो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी स्थायी होती है वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ही होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, थेलियम ट्राई आयोडाइड के अंदर ऑक्सीजन की आयोडाइन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपको पहले ही लगा के दे रखा है जी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर करा रखा है कि थेलियम
ट्राइआयोडाइड है, इसके अगर देखें तो थेलियम की वजह से अपने को पता है +1 होगी। अब देखो अगर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है उसके बारे में यदि आपको पता नहीं है तो आप थेलियम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था मानोगे? 3 मानोगे। यदि थेलियम की आपने यहाँ 3 मान ली ना, 3, और आयोडीन की मानो आपको पता नहीं है तो 3x = 0, तो 3x = -3, x = -1, तो आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। लेकिन आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में यदि पता है तो आपको पता होगा इस बात का आपको पहले से ही पता होगा कि यदि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट जानते हो तो थेलियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सही करेगा? +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, जिसकी वजह से आएगा क्या? ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या आ जाएगा? +1, 3 आयोडीन के कारण 3x = 0, तो 3x = -1, x = क्या आ जाएगा? -1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? -1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सुबह वाली क्लास में करा रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। संयोजी कोष, उपांत्य कोष व पूर्व उपांत्य कोष को क्रम से निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। सवाल, संयोजी कोष, उपांत्य कोष व पूर्व उपांत्य कोष को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, इनके दूसरे नाम कौन से होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई नाभिक है, ठीक है, क्या ये कोई नाभिक, ये इसका पहला कोष और ये उसका दूसरा कोष और ये इसका तीसरा कोष, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे बाहर वाला कोष है ना, इसको कहते हैं क्या? संयोजी कोष। संयोजी कोष, और इसको प्रदर्शित करते हैं n से, है ना। तो इसके जस्ट अंदर वाले को अपन क्या बोलते हैं? उपांत्य कोष। क्या? उपांत्य कोष। ये n है तो उपांत्य कोष कौन सा हो जाएगा? n-2, और जिस इसके और अंदर वाला पूर्व उपांत्य कोष। क्या? पूर्व उपांत्य कोष। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? n-2 से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा भाई? इसका आ जाएगा n-1, n-2, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या? चलें आगे, ठीक है जी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि एटॉमिक साइज निम्न विधि से ज्ञात किया जा सकता है। आपके सामने कुछ विधियां दी गई है, आप बताना है आपको, आंसर कमेंट करिए आप कि जो एटॉमिक साइज है वो कौन सी विधि से ज्ञात किया जा सकता है। जल्दी से जल्दी बताओ। तो जो अपना एटॉमिक साइज है मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, त्रिज्यीय विधि द्वारा, एक्स किरण विवर्तन प्रयोग से, या नाभिकीय संक्रमण विधि द्वारा। जल्दी से कमेंट करो रे भाई, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका एकदम सही है, एकदम सही है उनका। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं ना भाई, जो परमाणु अपने होते हैं एटम, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्या? उनका क्या नहीं होता? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता जिसके कारण अपन क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर एक ही एटम की अपन त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते, और उसकी वजह से उस एटम का आकार भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो हम एक्स कण विवर्तन प्रयोग विधि द्वारा क्या करेंगे? दो परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी ज्ञात करेंगे, दो परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी ज्ञात करेंगे और उसका आधा करेंगे, उससे हमें उस परमाणु का आकार पता चल जाएगा। सुबह वाली क्लास में बड़ा शानदार तरीके से बताया था मैंने आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मार्क कर लेना इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? निम्न में से कौन से आवर्त में सभी बलों के तत्व शामिल हैं? बढ़िया सवाल है। निम्न में से कौन से आवर्त में सभी बलों के तत्व शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन छठा आवर्त, दूसरा ऑप्शन सातवां, पांचवा या चौथा। तो देखो, यदि आपने आवर्त सारणी को थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा हो ना, थोड़ा सा ध्यान से, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो, है ना। तो मैंने आपको बोला भी था यार, आवर्त सारणी को पढ़ लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। जिन जिन बच्चों ने करी है वो तो इसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस प्रकार से आवर्त सारणी होती है अपनी, है ना। इस प्रकार से क्या है अपनी आवर्त सारणी। अब देखो इसके अंदर ये हो गया छठा आवर्त और ये सातवां। छठी आवर्त में यहाँ से शुरू होती है अपनी लेंथेनम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लेंथेनम श्रेणी। और यहाँ से एक्टिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो छठे आवर्त में एस ब्लॉक आया या नहीं, ये देखो आप, ये रहा अपना एस ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है, छठे आवर्त में है। ये देखो यहाँ पे जो मैं बिंदु मार्क कर रहा हूँ, एफ ब्लॉक तत्व भी आ गए छठे आवर्त में, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्टिन और नहीं आया, लेंथेनम आ गया छठे आवर्त में। देखो यहाँ से आगे क्या है, डी ब्लॉक भी आ गया छठे आवर्त में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, पी ब्लॉक भी आ गया। तो छठा आवर्त, छठा एकमात्र ऐसा आवर्त है जिसके अंदर सभी ब्लॉक के तत्व शामिल होते हैं। अब सातवां देख लो आप, सातवें में होंगे क्या? पी ब्लॉक तत्व सातवें में नहीं होते नीचे, ठीक है। और देख लो आप, पांचवा ले सकते हो क्या? पांचवें में एफ ब्लॉक नहीं आएगा। और इससे ऊपर कौन सा भी ब्लॉक ले लो, कौन सा भी आवर्त ले लो, उसके अंदर एफ ब्लॉक नहीं आएगा, क्योंकि एफ ब्लॉक केवल छठे और सातवें में होता है। अब सातवां इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि आगे इसमें पी ब्लॉक नहीं आएगा। तो लेंथेनम यानी कि लेंथेनम वाला जो वर्ग है ना, आवर्त है जो छठा आवर्त, वही एकमात्र आवर्त है जिसमें सभी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने हेतु निम्न को विचार करना अधिक उपयुक्त है। नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, तो इसके लिए कौन सा कंपाउंड अपने को लेना पड़ेगा? सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा। तो अपने को N2 ले सकते हैं क्या भाई? N2 बोले सर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन से बंद है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के कारण आकर्षण थोड़ा सा ज़्यादा, अतिव्यापन ज़्यादा तो आकर्षण ज़्यादा, आकर्षण ज़्यादा तो दूरियां कम, बीच की दूरियां कम, तो एक्चुअल त्रिज्या से हमें कम त्रिज्या प्राप्त होगी। हमें क्या है कि समान परमाणुओं के बीच में सिंगल बंद वाला चाहिए यौगिक। NH3 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंद है। N2O5 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते सर, क्यों? क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। N2H4 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं यार, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बंद है, और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा अंतर्नाभिकीय दूरी ज्ञात करके हम इस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, ये सवाल पूछा जा चुका है ना, आरपीवीटी के अंदर ये सवाल पूछा गया था, जहाँ से मैंने उठाया था, ये आरपीवीटी का सवाल है। तो आसानी से हो जाएगा, मैंने सुबह वाली क्लास में बड़ा बढ़िया तरीके से इसको समझा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नौवां सवाल अपने को क्या कहता है कि ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने हेतु निम्न को विचार करना अधिक उपयुक्त है। अपने पास चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन। सही आंसर का चुनाव करें। तो देखो ऑक्सीजन को अपन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते सर, क्यों? क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो अतिव्यापन ज़्यादा, आकर्षण ज़्यादा, दूरियां कम, तो अपने को एक्चुअल त्रिज्या प्राप्त नहीं होगी। H2O ले सकते हैं क्या? अरे इसके अंदर तो परमाणु ही अलग अलग हैं, कैसे लेंगे? समान परमाणु होने चाहिए, सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित समान परमाणु होने चाहिए। ओजोन ले सकते हैं क्या सर? बोले नहीं, ओजोन भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ओजोन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं। ये देखो सर, कोई दिक्कत नहीं है, समान परमाणु है, बीच में सहसंयोजक बंध है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सवाल, 10वां सवाल क्या कहता है कि निम्न में से त्रिज्याओं का सही क्रम है। कौन सी त्रिज्या सबसे बड़ी या छोटी होगी? तो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, जो सुबह अपनी क्लास हुई थी, कि वान डेर वाल त्रिज्या नहीं सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मेटेलिक त्रिज्या और उसके बाद कोवलेंट त्रिज्या। तो इससे संबंधित कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए देखो आप, वान डेर वाल त्रिज्या सबसे ज़्यादा, फिर मेटेलिक और फिर कोवलेंट। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस अपने सवाल ख़त्म।
तो देखो ये मैंने आज वाली जो क्लास है उस पर बेस्ट 10 सवाल लेके आया हूँ मैं। अब देखो अपना चैप्टर है ना, कल वाली सुबह वाली क्लास के अंदर अपना चैप्टर काफ़ी आगे तक पहुंच जाएगा, यानी कि 80% तक अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो अपने सवाल आएंगे ना वो कम से कम 30-40 सवाल आएंगे प्रतिदिन, अपनी 40 मिनट से ऊपर क्लास आएगी, ठीक है, क्वेश्चन वाली। तो अभी तो आप इतने क्वेश्चन ही कर लीजिए। कल जो अपनी क्लास आएगी ना शाम को MCQ की, उसके अंदर ज़्यादा सवाल आएंगे और बढ़िया वाले सवाल आएंगे, काफ़ी अच्छे लेवल वाले, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए हैं आज। यदि आपके 8 या 9 सवाल सही हो रहे हैं ना, तो ये मान के चलो आप सिलेक्शन की रेंज में हो, आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। यदि आपके 10 में से 5 से कम सवाल हो रहे हैं, 5 के आसपास, तो आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे। और 5 से भी अगर नीचे हो रहे हैं तो आपकी नीयत ही नहीं है यार, पढ़ने की नीयत ही नहीं है आपकी, है ना, आप छोड़ दो पढ़ना। तो जो बच्चे MCQs वाली क्लास ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ले रहे उनको भाई शेयर करो, बोलो उनको MCQ वाली क्लास ले, क्योंकि ऑनलाइन लाइव जो क्लास चलती है ना उसके अंदर मज़ा आता है थोड़ा पढ़ने में, है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।